चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का फिर सफलता सीरीज के अंतर्गत एक नया टॉपिक। और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 50 तक। इससे पहला एक पार्ट हमने पहले इससे पहले डाल रखा है, तो आप उसे देख सकते हैं। ये द सेल चैप्टर से संबंधित ये एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक है। तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, यूनिक टाइप के क्वेश्चन हैं, जो आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में बहुत ही सहयोग करेंगे। तो आप बने रहिए और चलिए इस अद्भुत श्रृंखला को अपन शुरू करते हैं। और आज हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है द साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर आर मेड अप ऑफ। साइटोस्केलेटल या कोशिका पंजर की जो ये संरचना है ये किसकी बनी होती है ना, किससे बनी होती है इसके बारे में। तो देखिए यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीनियस फिलामेंट्स और न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो यहां पर ये जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से आपको सही आंसर पहचानना है। ठीक है, साइटोस्केलेटन या कोशिका पंजर की जो संरचनाएं हैं वो प्रोटीन युक्त तंतुओं से बनी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न है द अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इन द एक्सोनीमा ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला। ठीक है, पश्चिमाभ और कशाभिका, फ्लैजेला और सिलिया के जो अक्ष सूत्र हैं उनकी जो एक्सिस है वो एक्सोनीमा, ये सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था इनमें किस प्रकार की होती है। ठीक है, ये जो सिलिया और फ्लैजेला होते हैं, फ्लैजेला जैसे युग्लिना में पाया जाता है और सिलिया जैसे कि पैरामीशियम में होता है, ये इनकी मूवमेंट से भी सहायक होते हैं। फ्लैजेला की संख्या कम होती है, सिलिया की संख्या ज्यादा होती है, और फ्लैजेला की लेंथ ज्यादा होती है और सिलिया की लेंथ कम होती है। ठीक है, तो इनका देखिए अरेंजमेंट जैसे 9+0, 9+2, 8+2, 9+1, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 9+2। ठीक है, ये इसमें 9 का मतलब होता है ये परिधि की ओर होते हैं, ये परिधि की ओर होते हैं, और जो 2 हैं ये इसके केंद्र में होते हैं। ठीक है, ये केंद्र में पाए जाते हैं, तो ये परिधि पर होते हैं और ये केंद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस अरेंजमेंट को कहते हैं 9+2, चाहे फ्लैजेला हो या फिर सिलिया हो, तो दोनों में यही कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। सेंट्रियोल्स फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ। तारक केंद्र किसका आधार काय बनाता है। यहां पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, न्यूक्लियस का, माइटोकॉन्ड्रिया का, सिलिया एंड फ्लैजेला का और गोल्जी बॉडी का। देखिए तारक केंद्र सेंट्रियोल ये किसका आधार काय बनाता है। ऑप्शन है न्यूक्लियस मतलब केंद्रक का, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, इसका कोई आधार काय नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया ये भी ऑप्शन नहीं होगा। देखो वैसे तो ऑप्शन पढ़ के ही अपन आंसर निकाल पा रहे हैं, और गोल्जी बॉडी ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फ्लैजेला और सिलिया और फ्लैजेला, सिलिया और फ्लैजेला, इनका ये बेसल बॉडी बनाता है, इसका आधार काय बनाता है सेंट्रियोल। ठीक है, सेंट्रियोल की चर्चा कर लेते हैं। देखिए जो सेंट्रियोल है ना, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कार्ट व्हील स्ट्रक्चर होती है, कार्ट व्हील के जैसी संरचना है ना, गाड़ी के पहिए के जैसी, पहिए जैसी संरचना। हमें इसमें एक चीज और याद रखनी है, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, कार्टव्हील स्ट्रक्चर सेंट्रियोल। ठीक है, और इसका राइट आंसर है ये किसका बेसल बॉडी बनाएगा, तो सिलिया और फ्लैजेला की ये बेसल बॉडी बनाता है। ये जो सेंट्रियोल होता है इसमें जो परिधि की तरफ जो अरेंजमेंट होता है उसमें ये इस तरीके से 3 रहते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है, 3 होती है। और देखने में इसकी स्ट्रक्चर ऐसे जैसे एक से अपन एक गोले में इनको बना लें, तो बीच में एक हब होता है और यहां से इस तरीके से स्पोक निकलते हैं और इनका इस तरीके से अरेंजमेंट रहता है ऐसे।
इस तरीके का ये जो अरेंजमेंट है वो टोटल इनकी संख्या 9 होती है, 9 होती है ना। अभी यहाँ पर 9 नहीं आया पूरे, लेकिन ये 9 होते हैं। तो इस तरीके से ये एक ऐसा लगता है जैसे गाड़ी का पहिया होता है, उस तरीके की स्ट्रक्चर इसकी नजर आती है, इसीलिए हम इसको कार्ट व्हील मॉडल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन्ड बाई बेसिक डाई वाज नेम्ड क्रोमेटिन। ठीक है, क्रोमेटिन। क्षारीय रंजक बेसिक जो डाई है उसके द्वारा रंगे गए केंद्रक के पदार्थ को क्रोमेटिन नाम किसने दिया था? यहां पर ऑप्शन है फ्लेमिंग के द्वारा, ब्राउन के द्वारा, हुक के द्वारा और बिरचो के द्वारा। ठीक है, देखिए ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी, केंद्रक की खोज की थी इन्होंने दो, है ना, न्यूक्लियस की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? तो डेड सेल की खोज की थी, मृत कोशिका को इन्होंने देखा। और बिरचो ने क्या कहा? ओमने सेल्यूला ई सेल्यूला, मतलब नई कोशिका का जो निर्माण है वो पूर्ववर्ती कोशिका से होता है, अर्थात इन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया था, है ना। और अब बचे कौन से अपने पास ऑप्शन में? ऑप्शन में अपने पास फ्लेमिंग बचते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा फ्लेमिंग। क्रोमेटिन नाम किसके द्वारा दिया गया था? फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया था, तो ये है इसका ऑप्शन सही। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखें। द स्पेस बिटवीन द टू मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप इज कॉल्ड। देखिए ये जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है वो डबल होती है, और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में कुछ छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्र को अपन क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर कहते हैं। तो ये है न्यूक्लियर पोर, और ये है इसकी आउटर मेम्ब्रेन, और ये है इनर मेम्ब्रेन। आउटर और इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में ये गैप पाया जाता है। ठीक है, इसे कहते हैं पेरी न्यूक्लियर, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, इसको कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, बाकी का ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है, क्रोमेटिन का फिलामेंट है, और एक न्यूक्लियोलस भी होती है। ठीक है, यहां पर हमारे पास जो ऑप्शन दिए हैं इसे क्या कहते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, अंतर झिल्ली स्थान, है ना, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, स्ट्रोमल स्पेस, ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ल्यूमिनल स्पेस, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसका सबसे बेस्ट आंसर होगा पेरी न्यूक्लियर स्पेस, इसे कहते हैं परिकेंद्रकीय अवकाश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा इसमें केंद्रक के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, एक न्यूक्लियोलस होती है, और इसके अंदर इस तरीके से क्रोमेटिन पदार्थ होता है। ठीक है, तो यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 33 है, इसमें केंद्रक आवरण की दो झिल्लियों के बीच का जो खाली स्थान है उसको अपन कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है राइबोसोमल आरएनए, जिसको हम आरआरएनए भी कहते हैं, ये इसका सिंथेसिस कहां होता है? तो इसका सिंथेसिस कहां होता है? राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस कहां होता है? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियोलस, साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम। लाइसोसोम को किस नाम से जानते हैं अपन? सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं, इसे आत्मघाती थैली कहते हैं। तो लाइसोसोम में इसका निर्माण नहीं होता है, और साइटोप्लाज्म में भी ये नहीं बनता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म में तो ये आएगा बन के, पहले बनेगा कहीं और फिर आएगा साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियोलस इसका राइट आंसर है, और गोल्जी बॉडी इसका ऑप्शन नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा न्यूक्लियोलस। अब ये जो न्यूक्लियोलस है जिसको अपन केंद्रिक कहते हैं, केंद्रिक, है ना, न्यूक्लियोलस ये कहां पाई जाती है? तो ये केंद्रक के अंदर पाई जाती है। केंद्रक, देखो केंद्रिक और केंद्रक, तो ध्यान रखना केंद्रक के अंदर पाई जाती है।
और ये किसका निर्माण करती है? तो केंद्रक के अंदर न्यूक्लियोलस से किसका निर्माण होता है? आरआरएनए का निर्माण होता है, राइबोसोमल आरएनए का निर्माण होता है। और आरआरएनए और प्रोटीन मिलकर राइबोसोम का फॉर्मेशन करती हैं और राइबोसोम के अंदर प्रोटीन का निर्माण होता है। इसीलिए हम राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है। और अगर अपन राइबोसोम की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट में 70s का होता है, जबकि यूकैरियोट में 80s का होता है। ठीक है। अगर राइबोसोम के बारे में और देखें तो राइबोसोम को खोजने वाले वैज्ञानिक और राइबोसोम नाम देने वाले वैज्ञानिक पेलाडे थे। और इन्होंने देखा ये जो प्रोकैरियोट का जो राइबोसोम है ये 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, 50s और 30s, 50s और 30s। ऐसे ही 80s है ये 60, 60s और 40s सब यूनिट का बना होता है। ठीक है। यहां पर आप ऐसा नहीं समझे कि इनको जोड़ दे के 50 और 30 तो 80 होते हैं, यहाँ ये 70 लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। ये इसकी सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, स्वेडबर्ग यूनिट है एस। ठीक है। तो ये 70s का जो राइबोसोम है वो कहां कहां मिलता है? तो आपका आंसर आएगा ये प्रोकैरियोट में मिलता है। इसके अलावा ये कहां मिलता है? तो ये जो 70s का जो राइबोसोम है, ये जो 70s का राइबोसोम है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। इसके अलावा ये क्लोरोप्लास्ट में भी मिलता है, क्लोरोप्लास्ट में भी मिलता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन इनका जो राइबोसोम है वो 70s टाइप का होता है। लेकिन अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल्स की देखें तो एनिमल की सेल में, एनिमल की माइटोकॉन्ड्रिया में 55s का राइबोसोम भी पाया जाता है। ठीक है। 55s का राइबोसोम एनिमल की माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है और बाकी का 70s का राइबोसोम प्रोकैरियोट में मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है और क्लोरोप्लास्ट में मिलता है। ठीक है। तो ये बात हो गई क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ए क्रोमोसोम हैविंग ए सेंट्रोमियर इन द मिडिल इज, मध्य में सेंट्रोमियर अगर उपस्थित है, गुणसूत्र बिंदु, सेंट्रोमियर को कहते हैं गुणसूत्र बिंदु, तो हम उसको क्या कहते हैं? एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। देखिए क्रोमोसोम में इस तरीके से सेंट्रोमियर या गुणसूत्र बिंदु हो, क्रोमोसोम की एक भुजा ऐसे और एक भुजा ऐसे, है ना, बराबर हो, दोनों भुजाएं बराबर हो और ये सेंट्रोमियर कैसा हो? बीच में हो, तब हम उस कंडीशन को कहते हैं मेटासेंट्रिक। हिंदी के नाम से तो पता लग रहा है मध्य केंद्र की, मतलब केंद्र, इसका जो सेंट्रोमियर है वो बीच में होगा तो मध्य केंद्र की होगा। इस तरीके की जो स्ट्रक्चर है हम उसे बी शेप से भी जानते हैं और ये एनाफेज में देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा इस तरीके से भी तो हो सकता है कि एक भुजा बहुत बड़ी हो और एक भुजा नहीं हो, तब हम उसे कहते हैं टीलोसेंट्रिक। ठीक है। इस तरीके से एक भुजा बहुत बड़ी हो, फिर ये सेंट्रोमियर हो, एक भुजा छोटी हो, इसे एक्रोसेंट्रिक के फॉर्म में जाना जाता है। और एक भुजा ज्यादा बड़ी हो जाए और एक भुजा छोटी हो जाए तो ये कंडीशन इस तरीके से भी हो सकती है, तो हम इसको कहते हैं एल, है ना, या फिर जे सेफ, इसको अपन आई सेफ के नाम से भी जान लेते हैं। ठीक है। ये वाली जो कंडीशन है क्रोमोसोम की, ये क्या होता है? मेटाफेज के बाद जो स्पिंडल फाइबर होते हैं उनके खिंचाव की वजह से इस तरीके की जो संरचना है, ये क्रोमोसोम अलग अलग पोल पर जब जाते हैं तब ये कंडीशन हमें दिखाई देती है। तो अगर ये सेंट्रोमियर अगर बीच में है तो मेटासेंट्रिक, बीच से थोड़ा सा हट गया है तो सब मेटासेंट्रिक, है ना, बिल्कुल किनारे पर है तो टीलोसेंट्रिक, और एक भुजा बहुत बड़ी एक भुजा छोटी, ये अंग्रेजी के आई अक्षर के जैसा देखें तब हम इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे एक्रोसेंट्रिक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा मेटासेंट्रिक। इसका राइट आंसर क्या होगा? मेटासेंट्रिक होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, ए क्रोमोसोम विथ द सेंट्रोमियर एट द एक्सट्रीम एंड, एक्सट्रीम एंड
सिरे पर स्थित सेंट्रोमियर वाले गुणसूत्र को क्या कहते हैं? मेटासेंट्रिक अभी हमने पढ़ा था, इसमें तो ये बीच में होगा, तो इस तरीके से ये बीच में हो, है ना। टीलोसेंट्रिक, इसमें ये बिल्कुल इस तरीके से एंड पर हो। एक्रोसेंट्रिक थोड़ा सा हटकर हो, ऐसे एक भुजा बड़ी एक छोटी। और सबमेटासेंट्रिक एक भुजा ऐसे बड़ी होगी, दूसरी भुजा इससे थोड़ी छोटी होगी। इस तरीके कंडीशन है। अब आप देख लो कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, क्योंकि एक क्रोमोसोम विथ द सेंट्रोमियर एट द एक्सट्रीम एंड पर है, तो हम उसे क्या कहते हैं? तो हम उसे कहते हैं टीलोसेंट्रिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसको कहते हैं हम टीलोसेंट्रिक। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, द डिस्क शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द साइड्स ऑफ द सेंट्रोमियर आर कॉल्ड। सेंट्रोमियर के किनारों पर मौजूद डिस्क के आकार की जो संरचनाएं होती हैं उसे क्या कहते हैं? जैसे ये सेंट्रोमियर है, ये क्रोमोसोम की आर्म है, ठीक है। अब इस सेंट्रोमियर में कुछ डिस्क के जैसी स्ट्रक्चर इस तरीके से पाई जाती हैं, जिनसे एक्चुअल में होगा क्या, इनसे स्पिंडल फाइबर आके अटैच होते हैं। तो इस डिस्क के जैसी इस संरचना को काइनेटोकोर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? काइनेटोकोर के नाम से जाना जाता है। ये दोनों काइनेटोकोर हैं, ठीक है। काइनेटोकोर की संख्या कितनी है? सेंट्रोमियर में 2 हैं, और इनका मेनली काम क्या है? ये स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच होते हैं। जैसे सेल डिवीजन के फेज में ये आपके दोनों सेंट्रियोल हैं, एस्टर रे निकली हुई हैं, और एस्टर रे और ये बीच में मेटाफेजिक प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट पर ये क्रोमोसोम लगा हुआ है, ठीक है। अब इस क्रोमोसोम में ये सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर के अंदर डिस्क जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। इन डिस्क जैसी स्ट्रक्चर को अपन कहते हैं काइनेटोकोर, और काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच रहता है। तो इधर से जो स्पिंडल फाइबर जाएंगे वो इसके साथ जुड़े होंगे, और ये स्पिंडल फाइबर इसके साथ जुड़े होंगे। इस तरीके से ये अरेंजमेंट रहता है, ठीक है। तो जो डिस्क के जैसी स्ट्रक्चर है हम उसको काइनेटोकोर के नाम से जानते हैं। और काइनेटोकोर कहाँ मिलता है? तो काइनेटोकोर मिलता है सेंट्रोमियर के ऊपर, ठीक है, सेंट्रोमियर के ऊपर। और इसकी स्ट्रक्चर कैसी है? तो ये कैसा होता है? डिस्क शेप होता है। कैसा होगा? डिस्क शेप होगा। काम क्या करेगा? तो इससे आके कौन जुड़ेंगे? इससे आके स्पिंडल फाइबर जुड़ेंगे, स्पिंडल फाइबर, जिनको हम तरकु तंतु भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, काइनेटोकोर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न नंबर 35 इसमें क्या पूछा जा रहा है? इसमें पूछ रहे हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप का कार्य क्या है? ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। अगर आपको यहां तक वीडियो में आप रुके हैं, इसका मतलब आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। तो आपसे ये एक रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और संदीपनी क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल पर क्लिक करें, जिससे आपको इसी तरीके से कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वो होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट या सक्रिय परिवहन, जिसमें कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। और इसमें व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सोडियम पोटेशियम पंप, तो इसका राइट आंसर होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न है गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन। गैस रसधानियां किसमें पाई जाती हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, मतलब नील हरित शैवाल और प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, ठीक है। अगला ऑप्शन है एनिमल्स, मतलब जंतुओं में कवक और ह्यूमन, ठीक है। तो देखो एनिमल्स, फंजाई और ह्यूमन, इनको तो हटाइए। अब अपने पास क्या बचा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे अपन शॉर्ट में BGA कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसमें इसके जो मेंबर हैं उसमें जैसे नोस्टॉक, एनावीना, ये याद रखना है, नोस्टॉक, एनावीना, ओसिलोटेरिया, इस तरीके से, और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया इसके राइट आंसर हैं, ठीक है।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द सेल वॉल। कोशिका भित्ति के बारे में पूछा जा रहा है। कोशिका भित्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो हमें सही है ये पहचानना है। प्रश्न को तसल्ली से पढ़ लिया करें, उसके बाद ऑप्शन देखें, ठीक है। तो यहां पर सही बात पूछी जा रही है। यहां पर ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है इट इज ए लिविंग स्ट्रक्चर। क्या सेल वॉल जीवित होती है ना। सेल वॉल जीवित होती है तो नहीं होती है, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन तो इसका गलत हो गया। दूसरा है इट इज सेमी परमिएबल। यह अर्ध पारगम्य होती है। नहीं, सेल वॉल अर्ध पारगम्य नहीं होती, अर्ध पारगम्य होती है सेल मेम्ब्रेन। तो यहां पर तो मेम्ब्रेन आएगा, ठीक है। अगला है इट्स प्रोवाइड्स ए बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल, सेल वॉल के बारे में बात हो रही है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी है। अवांछनीय बृहद अणुओं के लिए अवरोध प्रदान करती है। और ऑप्शन नंबर डी पर है इट इज फाउंड इन एनिमल सेल। तो क्या सेल वॉल एनिमल सेल में पाई जाती है, तो नहीं पाई जाती है। तो ये ऑप्शन भी इसका गलत होगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इट प्रोवाइड्स ए बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। यह अवांछनीय बृहद अणुओं के लिए अवरोध प्रदान करती है, ठीक है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, इनमें सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो सेल वॉल किसमें पाई जाती है। अगर हम सेल वॉल की बात करें, सेल वॉल, तो सेल वॉल किसमें पाई जाती है। तो यहां पर आंसर आएगा सेल वॉल बैक्टीरिया में पाई जाती है, सेल वॉल फंजाई में पाई जाती है, और सेल वॉल किसमें पाई जाती है, प्लांट्स में पाई जाती है। आप कमेंट करके बताएंगे फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी हुई है ना। हमने इससे पहले वाले वीडियो में इसकी चर्चा की थी। तो आप कमेंट करें और बताएं कि फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है। और आप कमेंट में ये भी बताएं पेप्टिडोग्लाइकन से किसका निर्माण होता है ना, पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। इस तरीके से ये हुआ क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। द इंटरकनेक्टेड सिस्टर्नी ऑफ द गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस आर अरेंज्ड। गोल्जी उपकरण की परस्पर जुड़ी सिस्टर्नी किस प्रकार व्यवस्थित होती हैं। केंद्रक के पास ये संकेंद्रित रूप में, मतलब कंसेंट्रिकली नियर द न्यूक्लियस, रेंडमली इन द साइटोप्लाज्म। ऑप्शन नंबर सी पे है इनसाइड द न्यूक्लियस। केंद्रक के अंदर नहीं, केंद्रक के अंदर तो नहीं होती, इसको तो हटा ही दो। अटैच्ड टू द माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी हटाओ, ये भी नहीं होती है ना। रेंडमली इन द साइटोप्लाज्म, क्या ये पूरे साइटोप्लाज्म में इनकी सिस्टर्नी बिखरी रहती है, तो नहीं बिखरी रहती है, तो एक जगह पर अरेंज रहती है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब क्या हुआ इसका आंसर, केंद्रक के पास संकेंद्रित रूप में पाई जाती है, कंसेंट्रिकली नियर द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के पास पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो 38, प्रश्न क्रमांक 38 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये केंद्रक के पास स्थित होती हैं, ठीक है। विच फेस ऑफ द गोल्जी एपरेटस इज कॉल्ड द फॉर्मिंग फेस। देखो फॉर्मिंग फेस की बात हो रही है। फॉर्मिंग फेस कौन सा होता है, तो जैसे ट्रांस फेज, सिस फेज है ना, कॉनकेव फेज या मैचुरेशन या मैचुरिंग फेज। परिपक्वन सतह, अवतल सतह, सिस और ट्रांस। तो देखिए यहां कौन सी फेस पूछी जा रही है, फॉर्मिंग फेस। गोल्जी बॉडी का जो डायग्राम अपन ड्रॉ करते हैं वो एक तरीके से इस तरीके से सिस्टर्नी का अरेंजमेंट रहता है ना, इस तरीके से। तो इसकी 2 सतह बनती हैं। एक सतह ये जो अपन उत्तल लेंस बनाते हैं उस तरीके से होती है, ये उत्तल सतह वाली साइड, और एक ये अवतल सतह वाली साइड। तो इसमें 2 साइड होती है, एक होती है फॉर्मिंग फेस और एक होती है मैचुरिंग फेस, है ना। तो इसमें देखिए गोल्जी उपकरण के किस सतह को निर्माणकारी सतह कहते हैं, फॉर्मिंग फेस किसको कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सिस
फेज को फॉर्मिंग फेज कहते हैं, है ना। और इसको याद कैसे करेंगे अपन, तो ऐसे याद कर लेंगे, सिस फेज, सिस ये तो होती है फॉर्मिंग, ठीक है। तो सी एफ, सी एफ। और अब बचेगा जो मैचुरेशन वाली होती है वो होती है ट्रांसफेज, तो एम टी। इस तरीके से आप इनको याद कर लें। तो फॉर्मिंग फेज होती है एक, और एक होती है इसकी मैचुरिंग फेज। दो फेज होती हैं गोल्जी बॉडी के अंदर, ये आपको याद रखना है। ये वाली जो सतह है इसकी ये सिस फेज है, और ये इसका कौन सा है, ट्रांस फेज है। ये इसकी एम फेज हो जाएगी, एम फेज। और ये इसकी हो जाएगी कौन सी, फॉर्मिंग फेज, है ना, फॉर्मिंग। तो आपको ऐसे याद रख लेना, सी एफ एम टी, सी एफ एम टी, ठीक है। इस तरीके से अपने को ये याद रखना है। और ये सिस्टर्नी है सारी, और ये सिस्टर्नी किसके पास अरेंज रहती है, तो ये अरेंज रहती है न्यूक्लियस के पास। किसके पास रहती है, न्यूक्लियस के पास, ठीक है। अपन बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे कहते हैं कि सर ऐसा लग रहा है जैसे वाईफाई का जो सिग्नल होता है इस तरीके से, है ना। तो बस ऐसा ही ये दिखता है। तो इसमें एक ये उत्तल सतह है और एक ये अंदर की तरफ अवतल सतह है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 40, द यूकैरियोटिक सेल राइबोसोम आर 80s व्हाइल प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर। मतलब यूकैरियोटिक कोशिका का जो राइबोसोम है वो 80s का है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का राइबोसोम कितना होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 70s, है ना। इसका राइट आंसर होगा 70s। एस किसको रिप्रेजेंट करता है आपको ये कमेंट करके बताना है, ठीक है। ये जो प्रोकैरियोट का राइबोसोम होता है, प्रोकैरियोट सेल का जो राइबोसोम है, ये प्रोकैरियोटिक सेल का जो राइबोसोम है, इसकी दो सब यूनिट होती हैं। कितनी सब यूनिट होती हैं, सब यूनिट इसकी दो होती हैं। एक होती है स्मॉल सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, और एक होती है लार्ज सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट। एक होती है छोटी उप इकाई, एक होती है बड़ी उप इकाई। छोटी जो उप इकाई है वो 30s की होती है, 30s। और बड़ी जो उप इकाई है वो 50s की होती है, ठीक है। ये छोटी वाली 30s की होती है और बड़ी वाली 50s की होती है। इस तरीके से आपको इसके बारे में याद रखना है। तो जो यूकैरियोट का राइबोसोम होता है, यूकैरियोटिक सेल का जो राइबोसोम है ये भी दो सब यूनिट का बना होता है, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट। तो ये स्मॉल सब यूनिट होती है, ये 40s का होता है, और लार्ज सब यूनिट जो होती है वो 60s की होती है, ठीक है। और राइबोसोम को अपन किस नाम से जानते हैं, तो राइबोसोम को हम किसके नाम से जानते हैं, तो राइबोसोम को हम प्रोटीन का कारखाना कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन कारखाना कहते हैं, ठीक है। और जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है तो ये जो एमआरएनए होता है, एमआरएनए के साथ सबसे पहले बाउंड होती है इसकी स्मॉल सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, ठीक है। और किस स्थान पर ये अटैच होती है, तो ये ऐसा मतलब कॉम्बिनेशन ढूंढती है जहां पर क्या मौजूद हो, जहां पर AUG, मतलब यहां पर कौन सा कोडॉन होगा, स्टार्ट कोडॉन होगा, स्टार्ट कोडॉन प्रारंभ, है ना, स्टार्ट कोडॉन। और ये किसके लिए होती है, तो मैथियोनिन को कोड करती है, ये मैथियोनिन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर अटैच होती है लार्ज सब यूनिट, और लार्ज सब यूनिट में आपको दो स्थान दिखेंगे, एक को कहते हैं ए साइट और एक को कहते हैं पी साइट, एक को कहते हैं ए साइट और एक को कहते हैं पी साइट, ठीक है। और जब यहां पर टीआरएनए आता है, टीआरएनए जिसे सोल्यूबल आरएनए भी कहते हैं, है ना, एडेप्टिव अणु भी कहते हैं, तो इसका जो 3' पॉइंट होता है, इस 3' एंड के साथ, इस 3' एंड के साथ क्या जुड़ता है, अमीनो एसिड जुड़ता है। क्या जुड़ता है, अमीनो एसिड जुड़ता है, ठीक है। और टीआरएनए में ये जो आर्म है इसकी, इसको कहते हैं एंटी कोडॉन आर्म, क्योंकि ये कोडॉन है। और कोडॉन किस पर पाए जाते हैं, तो कोडॉन पाए जाते हैं एमआरएनए पर। कोडॉन किस पर पाए जाते हैं, एमआरएनए पर पाए जाते हैं।
एंटीकोडॉन किस पर पाए जाते हैं? तो टीआरएनए पर पाए जाते हैं, टीआरएनए। ठीक है, अब ये टीआरएनए ए साइट पर आता है, फिर ये राइबोसोम आगे की तरफ खिसकता है, तब ये टी साइट पर आता है। इस तरीके से इधर से टीआरएनए आते रहेंगे, इधर से वो अमीनो एसिड जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड बना के एक श्रृंखला बना लेते हैं और इधर से टीआरएनए बाहर हो जाते हैं। इस तरीके से टीआरएनए को छोड़कर ये बाहर चले जाते हैं। ऐसे समझ सकते हैं जैसे ट्रक में माल आ रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है ट्रक, और माल को छोड़ गया, ट्रक निकल गया, है ना। फिर से एक नया ट्रक आया और वो अपने माल को छोड़ेगा और फिर निकल जाएगा। जो भी हमारे पास प्रोडक्ट वहां से आ रहे हैं वो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं और जुड़ जाते हैं। इसी तरीके से पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण होता है जिसे हम प्रोटीन के नाम से जानते हैं। तो ये काम किसका है? राइबोसोम का है, इसीलिए राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्लास्टिड दैट स्टोर्ड प्रोटीन्स आर कॉल्ड। प्रोटीन का भंडारण करने वाले लवक या प्लास्टिड को अपन किस नाम से जानते हैं? तो देखिए यहां पर ऑप्शन दिए हैं एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, एल्यूरोनप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट तो ऑप्शन होगा नहीं, इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर होगा एल्यूरोप्लास्ट, या इसे प्रोटीनोप्लास्ट भी कहते हैं। ये प्रोटीन का स्टोर करते हैं। इलियोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट की चर्चा हमने इससे पहले वाली वीडियो में कर ली है। अगर आपने पहला पार्ट वाला जो वीडियो नहीं देखा है तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा कि कक्षा मतलब 11 और कॉम्पिटिटिव वाले सेक्शन की प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिलेगा, तो आप वहां से उसे देख सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42। द नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस एट ए कांस्टेंट लोकेशन ऑन ए क्रोमोसोम गिव द अपीयरेंस ऑफ ए। गुणसूत्र पर एक स्थिर स्थान पर गैर अविरंजित द्वितीयक संकीर्णन किसके जैसा दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए सेंट्रोमियर के जैसा दिखाई देता है, सैटेलाइट के जैसा दिखाई देता है, काइनेटोकोर और स्पिंडल, तो ये तो ऑप्शन में आएंगे नहीं, है ना। अब देखिए इस तरीके से ये सेंट्रोमियर है और ये क्रोमोसोम की एक आर्म है, फिर यहां से ये दूसरी आर्म लगी। कुछ गुणसूत्रों में एक और कॉन्ट्रैक्शन पाया जाता है या एक और संकीर्णन पाया जाता है, तो ये प्राथमिक संकीर्णन है, प्राथमिक संकीर्णन है ये, और ये है द्वितीयक संकीर्णन। ठीक है, द्वितीयक संकीर्णन। तो इसके आगे की जो संरचना है ये सैटेलाइट कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? ये सैटेलाइट कहलाती है। ऐसे क्रोमोसोम को सैटेलाइट क्रोमोसोम कहते हैं। ऐसे क्रोमोसोम को किस नाम से जानते हैं अपन? सैटेलाइट क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। क्या है सेट क्रोमोसोम? साइनो एसिड थाइमो न्यूक्लिनो। इस सेट का फुल फॉर्म है साइनो एसिड थाइमो न्यूक्लिनो। ये सेट क्रोमोसोम है। ठीक है, सेट क्रोमोसोम, तो ये आपको याद रखना है, साइनो एसिड थाइमो न्यूक्लिनो। तो इस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 42, इसका राइट आंसर होगा सैटेलाइट। इसका राइट आंसर होगा सैटेलाइट। तो ये आप नोट डाउन कर लें। चलो अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन, नॉट देखो नहीं पूछ रहा है, नॉट ए फंक्शन ऑफ द मीजोसोम। निम्नलिखित में से कौन सा मीजोसोम का कार्य नहीं है? सबसे पहले तो हमें यह आना चाहिए कि ये जो मीजोसोम है ये क्या है। तो हमें पता है कि मीजोसोम बैक्टीरिया के अंदर, मीजोसोम बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे एक्ट करता है, अर्थात ये एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। और ये जो मीजोसोम है वो बनता किससे है? तो बैक्टीरियल सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है ये उसका प्रोजेक्शन है, इनर साइड की तरफ वो फोल्ड हो जाती है और मीजोसोम का फॉर्मेशन करती है। जैसे ये बैक्टीरिया की सेल है और बैक्टीरिया की सेल के सबसे बाहर की तरफ ग्लाइकोकैलिक्स होता है, उसके अंदर की तरफ सेल वॉल होती है
और सेल वॉल के अंदर की तरफ होती है सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर इस तरीके के क्या पाए जाते हैं, जैसे ये ऐसे फोल्ड हो गई एक संरचना, और ये मीजोसोम कहलाती है। इस संरचना को कहते हैं मीजोसोम, मीजोसोम, ठीक है। और ये मीजोसोम यूकैरियोटिक सेल में मिलने वाले माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे ही होता है, ठीक है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है। तो अब प्रोकैरियोटिक सेल को भी तो डीएनए का रिप्लिकेशन करना रहेगा, है ना, और एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो उसकी जगह पर क्या मिलेगा, मीजोसोम मिलेगा। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा मीजोसोम का काम नहीं है, तो हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले। देखिए, सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल का फॉर्मेशन ये मीजोसोम का कार्य है। कोशिका व्यक्ति का निर्माण मीजोसोम करता है। डीएनए रिप्लिकेशन, तो डीएनए का रिप्लिकेशन भी मीजोसोम करता है, तो ये भी सही है। अगला ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस इन ऑल बैक्टीरिया, नहीं, ये इसका कार्य नहीं है। रेस्पिरेशन, श्वसन का इसका कार्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, और हमसे गलत ही पूछा जा रहा है कि मीजोसोम का कार्य नहीं है, तो ये मीजोसोम का कार्य नहीं है। फोटोसिंथेसिस इन ऑल बैक्टीरिया ये मीजोसोम का कार्य नहीं है। मीजोसोम के कार्य क्या हुए, सेल वॉल का फॉर्मेशन करना, सेल वॉल का फॉर्मेशन करना, डीएनए का रिप्लिकेशन करना और रेस्पिरेशन करना, जिससे एटीपी का फर्दर फॉर्मेशन हो सके। ये मीजोसोम के मेन कार्य हैं। ये सीक्रेशन प्रोसेस में भी काम आता है, सीक्रेशन प्रोसेस में, तो वो भी आप नोट डाउन कर लें, ये सीक्रेशन प्रोसेस में भी काम आता है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। पिली एंड फिम्ब्रियाई आर सरफेस स्ट्रक्चर दैट मेनली हेल्प इन, मुख्य रूप से पिलाई या फिर झालर या फिम्बरी, ये जो सतही संरचना है ये क्या काम करते हैं, ठीक है, इनका काम पूछा जा रहा है। तो यहां पर देखिए मोटेलिटी, मोटेलिटी इसका ऑप्शन नहीं होगा, ये काम फ्लैजेला और सिलिया का होता है। रिप्रोडक्शन, ठीक है, और अटैचमेंट, जुड़ाव या आसंजन, और श्वसन, तो रेस्पिरेशन इसका आंसर नहीं होगा। देखिए इसका राइट आंसर है अटैचमेंट, जुड़ाव, और रिप्रोडक्शन ये भी इसका आंसर हो सकता है। देखिए पिली या फिम्बरी जो होती है, पिली है ना, या फिम्बरी जो होती हैं, ये अगर अटैचमेंट करती हैं, क्या करती हैं, ये जुड़ाव करती हैं, जुड़ाव या अटैचमेंट करती हैं, तब हम इनको सोमेटिक पिली कहते हैं। कायिक, कायिक पिली या झालर कहते हैं, झालर कहते हैं या पिली कहते हैं, है ना, पिलाई कह लो, पिली कह लो, जैसा भी आपको याद हो, लेकिन आपको याद रखना है ये पिली दो प्रकार की हैं। अगर ये केवल अटैचमेंट में सहायक होती हैं तब हम इन्हें सोमेटिक पिली कहते हैं या कायिक पिली कहते हैं। लेकिन अगर ये जनन से सहायक हों, जनन में ये सहयोग करती हैं, तब हम इनको रिप्रोडक्टिव पिली कहते हैं, है ना, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में या जनन में भी सहायता कर रही है, तो रिप्रोडक्टिव पिली कहते हैं। और एक और चीज याद रखनी है, पिली या फिर फिम्बरी, इनमें एंटीजेनिक विशिष्टता होती है, एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी होती है, एंटीजेनिक विशिष्टता इनमें पाई जाती है, एंटीजेनिक विशिष्टता इनमें पाई जाती है। आपको क्या याद रखना है, पिली और फिम्बरी ये अटैचमेंट में भी सहायक होती हैं, ये रिप्रोडक्शन में भी सहायक होती हैं। अटैचमेंट करती हैं तब इनको सोमेटिक पिली कहते हैं, और जब ये रिप्रोडक्शन करती हैं तब इनको रिप्रोडक्टिव पिली कहते हैं, और इनमें एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी भी पाई जाती है, ठीक है। इस तरीके से आपको इसका याद रखना है। ये क्वेश्चन नंबर जो 44 है इसका राइट आंसर है, अटैचमेंट में और रिप्रोडक्शन में भी ये सहायता करती है, लेकिन इसका मेनली जो फंक्शन है वो अटैचमेंट का होता है, ठीक है। और रिप्रोडक्शन ये भी इसका काम है, इसमें भी ये सहायता करती है, इसलिए इसके बी और सी दोनों ही ऑप्शन सही हैं, ठीक है। साइटोस्केलेटन या कोशिका पंजर किस में मदद करता है, तो इसका आंसर होगा ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है और मोटेलिटी देता है। प्रोटीन संश्लेषण में राइबोसोम की भूमिका होती है। डीएनए संश्लेषण ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ऑस्मोसिस या परासरण इसका ऑप्शन नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो
अगला प्रश्न है द कोर ऑफ सिलिया या फ्लैजेला इज कॉल्ड, पश्चिमाभ और कशाविका का कोर क्या कहलाता है? तो यहां देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, सेंट्रियोल तारक केंद्र, एक्सोनीमा या अक्षसूत्र, हब और स्पोक। तो इसका राइट आंसर क्या है? सिलिया और फ्लैजेला के में जो कोर है वो एक्सोनीमा है ना, अक्षसूत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है इन अक्षसूत्र के 9+2 संगठन में 9 क्या दर्शाता है? इन द 9+2 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एक्सोनीम 9 रिप्रेजेंट, तो 9 जो होते हैं ये एक्चुअल में परिधि पर पाए जाने वाली संरचनाएं हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2 यहां बीच में होते हैं, तो ये डबलेट होते हैं, इस तरीके से डबल डबल होंगे। ठीक है, तो आप देख लो ये 9 कहां मिलते हैं, ये ऐसे जुड़े रहते हैं। तो ये 9 कहां मिलते हैं? तो ये 9 तो मिलते हैं परिधि पर। कहां मिलते हैं? परिधि पर मिलते हैं। और ये 2 होते हैं, ये सेंटर में होते हैं। क्या होते हैं? केंद्र में होते हैं। तो देखिए सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं क्या ये? तो ये नहीं होगा। पेरिफेरल डबलेट ये इसका राइट आंसर होगा। रेडियल स्पोक ये नहीं है, रेडियल स्पोक नहीं है। और सेंट्रल सीथ ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पेरिफेरल डबलेट। डबलेट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 2-2 के रूप में होते हैं, इस तरीके से 2 लगे रहते हैं ना, तो ये डबलेट कहलाते हैं। एक इस तरीके से और एक इस तरीके से, और यहाँ पर 2 आर्म निकली रहती हैं। इस तरीके का अरेंजमेंट होता है, ये परिधि पर पाए जाते हैं। तो जो 9 के बारे में अगर पूछे तो वो परिधि पर मिलेंगे, और अगर 2 के बारे में पूछेगा तो वो सेंट्रल में मिलेंगे। तो इसका यहाँ पर इस प्रश्न में पूछा जा रहा है 9 तंतुओं के बारे में, तो ये कहाँ मिलते हैं? पेरिफेरल डबलेट होते हैं ये। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 48, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल इज प्रोटीनेशियस एंड इज कॉल्ड, तारक केंद्र के समीपस्थ क्षेत्र का केंद्रीय भाग प्रोटीन युक्त होता है और इसे क्या कहते हैं? तो जो सेंट्रल वाला भाग है, सेंट्रल जैसे ये है, तो इसमें ये परिधि पर थे, सॉरी ये सेंट्रियोल की बात हो रही है, तो ये सिंगल ही होगा। और ये ट्रिपलेट होते हैं ये, है ना, ये ट्रिपलेट होंगे। और सिलिया और फ्लैजेला में ये डबलेट होते हैं, सेंट्रियोल में ये ट्रिपलेट होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये इससे जुड़े रहते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है, ये स्पोक है, ये तान, साइकिल के पहिए में आपने देखा होगा तान होती है, स्पोक है ये, है ना। ये सेंट्रल में ये सिंगल है और इसको हब के नाम से जाना जाता है। और ये ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट होते हैं ये। इसमें ए बी सी 3 का ये कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, जिसमें से ए और बी कंप्लीट होते हैं और सी कंप्लीट नहीं होती है। ठीक है, तो ये हब कहलाता है। जैसे अपन साइकिल के पहिए में देखते हैं ना, तो जो रिम होती है और बीच में एक हब होता है जहां से वो स्पोक या तान निकलती है। तो इस तरीके का अरेंजमेंट है, इसीलिए हम इसको कार्ट व्हील मॉडल के नाम से भी जानते हैं। सेंट्रियोल का जो मॉडल है वो कार्ट व्हील के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, विच पिगमेंट गिव्स ए येलो, ऑरेंज और रेड कलर टू प्लांट, कौन सा वर्णक पौधों को पीला, नारंगी या लाल रंग देता है? तो देखिए पहला ऑप्शन है क्लोरोफिल। आप लोग सभी जानते हैं, छोटी छोटी कक्षाओं से भी अपन पढ़ के आते हैं, क्लोरोफिल की वजह से प्लांट का कैसा रंग होता है? हरा होता है। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये तो हो जाएगा गलत। ठीक है, कैरोटीन या जेंथोफिल, अब कैरोटीन ये इसका राइट आंसर होना चाहिए। और ल्यूकोप्लास्ट ये नहीं होगा। हीमोग्लोबिन अब ये प्लांट में होता ही नहीं है, ये तो एनिमल्स के अंदर मिलता है ना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो अब राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी। तो इसका राइट आंसर है कैरोटीन और जेंथोफिल। तो 49 क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जिन कोशिकाओं में झिल्लीबद्ध केंद्रक का अभाव होता है वे क्या कहलाती हैं? सेल दैट्स लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, ऐसी कोशिका जिसका न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं है या न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो ऐसी कोशिकाओं को हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं।
ऐसी कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। जैसे कि जीवाणु में है ना, बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी में, और माइकोप्लाज्मा ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल प्रोकैरियोटिक कोशिका के हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका के ये एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो इन प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, जैसे ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म होगा इनके अंदर, और इनके साइटोप्लाज्म में ही बिखरा रहता है क्या, इसका न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस तो इसमें है नहीं, क्रोमेटिन मटेरियल है वो इसमें इस तरीके से रहता है, और अपन इसको किस नाम से जानते हैं, इसे न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसे केंद्रकाभ कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रकाभ कहते हैं। ये न्यूक्लियोइड होता है। ठीक है, ये एक्चुअल में इसका क्या है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। इसका क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल है। इसके अलावा इसमें राइबोसोम मिलते हैं जो कि 70S टाइप के होते हैं। कितने, 70S। ये इसकी क्या है, जैसे ये सेल वॉल है, ये एक बैक्टीरियल सेल है तो ये सेल वॉल होगी, और सेल वॉल के अंदर क्या मिलती है, सेल मेम्ब्रेन मिलती है। और आपको पता है सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड होकर मीजोसोम बनाती है। ठीक है, तो ये मीजोसोम है। इसके अलावा इसके एक बाहर की तरफ ग्लाइकोकैलेक्स की भी लेयर होती है। अगर वो ग्लाइकोकैलेक्स की लेयर सॉलिड फॉर्म में हो, है ना, तब कैप्सूल टाइप में होगी, या फिर वो लूजली अरेंज्ड रहती है। तो ग्लाइकोकैलेक्स की दो कंडीशन है, अगर वो लूजली अरेंज्ड है तो हम उसे स्लाइम लेयर कहते हैं, और यदि इस तरीके से सॉलिड फॉर्म में होती है तब हम उसको कैप्सूल के फॉर्म में मानते हैं। इस तरीके से ये किसकी बात हो रही है, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल की बात हो रही है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, इसीलिए हम इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो किस फॉर्म में पाया जाता है, वो केंद्रकाभ या न्यूक्लियोइड की फॉर्म में पाया जाता है। इस तरीके से हमने चर्चा की है ये आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक। इससे पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा की थी क्वेश्चन नंबर 1 to 25, तो आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। और ये 1 से लेके 50 तक अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके आगामी परीक्षा जो जनवरी और दिसंबर में प्रस्तावित हैं उनमें इनके आने की बहुत बहुत संभावना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखें और संदीपनी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। इसी प्रकार के और वीडियो आपको मिलते रहेंगे, तो बने रहिए संदीपनी क्लासेस के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।